चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज और वेलकम टू प्रश्न उत्तर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड माय नेम इज प्रशांत यादव। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है क्यों बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जबकि हम तैयारी तो नीट की कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि हम बेसिक मैथ क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। मैंने पहले ही बोला है क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर हमें किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना है या उसको अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका मीडियम क्या है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स। तो किसी भी आप डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज या कोई भी आपके थ्योरम्स हैं साइंस में, आपके साइंटिफिक कोई आइंस्टीन साहब ने E=mc² बताया तो इक्वल टू कैसे आ गया, इक्वल टू तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, राइट। तो हमें इक्वलिटी पढ़ना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से मैथमेटिक्स अप्लाई होती है फिजिक्स में, तब जाकर के आपका कोई भी लॉजिक बनता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हमने पहले भी हमारा इसके साथ इंट्रोडक्शन हो रखा है, जूनियर क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बताइए, आपने वहाँ पे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़े थे। और मेन फंक्शंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तीन फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस और टैन। और उनके रेसिप्रोकल यानी मैं कहता हूँ उनके कजन्स होते हैं। कजन्स क्या होते हैं कि उनके चचेरे भाई। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बताइए, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, इनवर्स कर देना, उल्टा कर देना, है ना। लेकिन अभी मैंने बोला, लेकिन यहाँ हेडिंग लिखी हुई है एंगल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और मैंने बोल दिया साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, और मैंने, लेकिन क्या ये कंप्लीट हो रहा है, साइन कोसाइन और टैंजेंट कंप्लीट हो रहा है? नहीं, इसके आगे एक और चीज होती है, दैट इज थीटा। अभी थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, थीटा को कहते हैं एंगल, हिंदी में कहते हैं कोण, है ना। तो अब पहले ही सीखेंगे कि एंगल क्या होता है, बिकॉज अगर ये एंगल ही नहीं पता होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा ये तो बात ही भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में तो हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे अगर हमको एंगल के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंगल होता क्या है और एंगल बनता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और उसका यूज हम कैसे करने वाले हैं डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक रिवॉल्विंग लाइन लिया OP। तो पहले OP आपके लिए बना देता हूँ, है ना। तो ये आपका यहाँ से ये हो गई आपकी OP, ठीक है। ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई OP, ठीक है। अब इसको रिवॉल्विंग बोला, रिवॉल्विंग का मतलब क्या हुआ, घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे है, आर्क पे है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर ये एक लाइन है, आपने क्या कर दिया उसको एक, तो ये क्या कहेंगे कि ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है OP, ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे कि सर्कुलर पाथ पे है, वृत्ताकार ये पाथ पर मोशन कर रही है। तो अब अगर मैंने बोला कि जो OP लाइन है, अगर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोशन में है, हमने पढ़ा है ना मोशन और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन रेस्ट क्या हुआ, कोई भी चीज रुकी हुई है, कैसे पता चलता है रुकी हुई है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि मुझे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या मैं मोशन कर रहा हूँ, इस समय कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ ना। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मैं मोशन कर रहा हूँ, सोचो। क्या सिर्फ मुझे देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं, यू आर एक्चुअली सीइंग द सराउंडिंग जो है मेरा। आप देख रहे हो कि सर बोर्ड के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रहे हैं, तो आप कंपेयर करो मेरी बॉडी को विद दिस बोर्ड। बोर्ड के एक आप एंड से उसको कंपेयर कर रहे हो, जब मेरी इससे दूरी बढ़ रही है तो आप कह रहे हो सर ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, नहीं मोशन में है, राइट। अगर मैं यहीं पर रुका हूं t बराबर जैसे 0 सेकंड पे, अभी आपने शुरू किया, आपने घड़ी देखना स्टार्ट किया, अब 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, लेकिन सर तो अभी भी उसी एंड पर है बोर्ड के, तो आपने बोल दिया रेस्ट। तो मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, मोशन रेस्ट कहां से आ गया, बिकॉज अभी मैं ये बोलूंगा कि OP लाइन पहले यहां थी और यहां से यहां गई, तो कैसे पता चला, मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, मैंने उसको बोल दिया x। मैंने क्या बोल दिया, x। और मैंने बोला कि ये लाइन पहले यहां हुआ करती थी, तो मैं एक कलर यूज करता हूं, दूसरा कलर यूज करता हूं। ये नोट्स बेटा आप लोगों के लिए लिखी हुई है, मैं इसका यूज करता नहीं हूं बहुत ज्यादा। ये नोट्स आपको बना के PPT में अपलोड कर देता हूं, ये आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए बाद में मैं पढ़ा दूंगा, उसका आपको दिखेगा सब कुछ इसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि इनिशियली क्या रहा होगा, शुरुआत में क्या रहा होगा, जब t बराबर घड़ी में कितना सेकंड है, 0 सेकंड। तो ये कहां रहा होगा, ये x पॉइंट मैंने बनाया क्यों था, मैंने कहा कि ये OP, यानी मैं कहूंगा ये अगर मेरी पेन है तो इसको मैं OP बोल सकता हूं, ठीक है। तो अब समझ में आएगा अच्छे से। तो ये अब मान लो इतनी लंबी लाइन है, ठीक है। अब मैंने कहा t बराबर 0 सेकंड, आपने घड़ी में देखा
कि अभी 0 सेकंड हो रहा है, अभी मैंने शुरू किया और मैंने कहा कि अब ये मोशन करना स्टार्ट करेगा, तो कैसे पता चलेगा देखना। आप ये बोर्ड देख रहे हो और आप ये एक्स देख रहे हो, मैंने क्या करा, इसको धीमे धीमे खसका करके, ठीक है। तो आपने कहा सर ये गलत बात है, आपने कहा मोशन तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो एंगल बनाने के लिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन और कंडीशन की बात कर दी, दैट इज जब भी हम लाइन सेगमेंट को किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, पाइवट करते हैं। वर्ड क्या है, ये फिजिक्स का वर्ड है, ये फिजिक्स का वर्ड है पाइवट, ये बार बार देखने को मिलेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पाइवट का मतलब कुछ भी नहीं होता है, आपने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। फिक्स भी समझ नहीं आया सर, मैं कहूंगा आपने नेल देखिए, कील देखिए। आप एक काम करो, ये मान लो कि इस पेन को यहां पर मैंने एक कील से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कील तो ठोक लोगे ना, तो यहां पर ये मैंने क्या कर दिया, इसको यहां पर फिक्स कर दिया। अब अगर मैंने इसको मान लो यहां पर से फिक्स कर दिया, तो देखो ये मोशन करेगा कैसे। अगर मैं यहां से बल लगा रहा हूं, इस दिशा में फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या ये कहीं जा रहा है? क्या मैं खींच सकता हूं इसको? ये तो फिक्स है ना, तो नहीं जा सकता। क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, फिक्स है। यानी कि इट इज क्लियर कि अगर मैं इस पर इस दिशा में बल लगा रहा हूं तभी ये मोशन कर रहा है। और ये मोशन कैसे कर रहा है, देखो एक सर्कल पर वृत्ताकार है ना 40 की। तो आपको समझ में क्या आया कि यानी कि अगर हमने एक लाइन लिया, एक लाइन सेगमेंट, एक सिंपल सीधी रेखा ली और उसको एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया और उसके बाद उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले, मान लो ये y है, ठीक है। आपने इस पॉइंट से अब इस पेन को क्या कर रहे हैं, खसका रहे, रोटेट करा रहे है ना, रिवॉल्व करा रहे, और आपने y पर रोक दिया। तो इसके बीच में जो क्षेत्रफल इसने कवर किया, ये वाला एरिया जो ये स्वीप करता है, स्वीप मतलब आपने झाड़ू लगाया होगा, झाड़ू जब लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, स्वीप करते हैं ना, स्वीपर इसीलिए कहते हैं उसको। झाड़ू लगाना क्या कहते हैं, स्वीपर वर्ड होता है। स्वीप करने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक आपने पूरा क्षेत्रफल कवर किया, तो उस समय जो बनेगा उसको कहते हैं एंगल। और वो एंगल कौन बना रहा है, ये लाइन बना रही है, ये ओपी लाइन बना रही है। जब वो x से y तक जाती है तो वो x से y के बीच में ये एंगल ड्रॉ करती है, इसको कोण कहते हैं। समझ में आ गया, इतना ही समझना है। यानी कि ये समझ में आ गया, क्योंकि बेटा अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारी सब्जेक्ट में, उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन उसको कहते हैं हिंदी में। अब कोण का एंगल होता है, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन होता है। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यस, हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, हिंदी में कुछ भी कर लीजिए। कहें किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में सबसे छोटी रेखा जो बन सकती है वो क्या होगी, एक सीधी रेखा। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो पढ़ा रहा हूं बेसिक मैथ और बता रहा हूं कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर बता देता हूं। ये 11th में आपने मोशन पढ़ना है, मोशन के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई वृत्ताकार चल करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो क्या करेगा, एक विस्थापन होगा ना। अच्छा चलो बढ़िया, तुम लोग को मैं इंपॉर्टेंस सिखाता हूं कि तुम लोग कहते हो ना सर बेसिक मैथ पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं दिखा रहा हूं कि यहां जो तुम्हें मैं सिखाऊंगा इससे तुम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब बताओ जरा, ये यहां से P से Q गया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो तुम क्या कहोगे, सर ऐसे बना देंगे? क्या वो सीधी रेखा पे चल कर रहा है? नहीं, गलत हो गए। बिकॉज जब भी हम लोग को स्पीड पढ़ाया जाता है, वेलोसिटी पढ़ाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है बेटा। वो जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आपने चैप्टर का नाम ही नहीं पढ़ा ढंग से। चैप्टर का नाम लिखा हो मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। 1D का मतलब है कि सिर्फ एक डायरेक्शन। क्या ये एक डायरेक्शन मोशन कर रहा है? देखो यहां से चला था इस दिशा में, यहां पहुंचा इस दिशा में हो गया, और यहां पर अलग अलग दिशाएं हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या यहां पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक लगेगा? क्योंकि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन मोशन, देखो ध्यान से कंसेप्ट सीखो। पहली क्लास है, इतनी भारी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स जो बनती है वो इन छोटी छोटी बातों से ही बनती है। आपको मैंने 1 सेकंड में, आपने जो बचपन से पढ़ाया, आपको याद है डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में होती है, और आपने सोचा कि पी क्यू में स्ट्रेट लाइन बना दूंगी और डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। लेकिन आप ये भूल गए कि उस चैप्टर में हमेशा लिखा रहता था कि स्ट्रेट लाइन मोशन, हेडिंग लिखी हुई है चैप्टर की, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही लॉजिक है। यानी जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी तक हम ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। जब स्ट्रेट लाइन मोशन ही नहीं होगा
तो हम कैसे लगा सकते हैं? समझ में आया? तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, इस तरह इसमें प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन जब मैं बताऊंगा, जब आपको सिखाऊंगा कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कल पे, एक वृत्त पर अगर कोई मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस समय जो विस्थापन होगा उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ गए? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें एंगल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? गॉट इट? तो अब हम समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक ये एरिया जो स्वीप कर रहा है P से Q के बीच में, दैट इज योर एंगल। अब ये एंगल कितना बन रहा है बेटे? थीटा। अब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एंगल POX। व्हाट इज POX? POX। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे डिनोट करेंगे? हमेशा एंगल बनाएंगे इस तरीके से, फिर उसका, समझ में आ रहा है, इस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो लिखा है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का है, तो ध्यान रखना है इसको, है ना? इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इन, ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब सिखाते हैं। अब अगर ये पेन, तुम मान लो ये ओपी वाली लाइन थी, ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको मैं एक बार इस तरीके से घुमा रहा हूं और एक बार मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं। तो अगर मैं ये घड़ी पहना हुआ हूं, देखो अगर घड़ी आप देख रहे हो, तो घड़ी में क्या होता है, घड़ी की सुई जैसे चलती है उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर सुई की दिशा में मोशन होगा तो सुई कैसे चलती है? इस तरीके से, है ना, ऐसे चलेगी, तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। तो ये अगर इस तरीके से जाएगा तो यानी क्लॉकवाइज हुआ। और अगर घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगा, वर्ड सिखा रहा हूं हिंदी मीडियम में, अगर किसी को दिक्कत हो, एंटी का मतलब होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो यानी घड़ी की दिशा में चाल होनी चाहिए, और घड़ी की दिशा के विपरीत होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर ये लाइन इस दिशा में जाएगी तो क्लॉकवाइज, और अगर इसके जस्ट अपोजिट जाएगी तो दिस इज योर क्लॉकवाइज एंड दिस इज योर, समझ में आ रहा है? अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो कहेंगे अगर कोई भी लाइन एंगल बना रही है, अभी मैंने सिखाया था कि एरिया स्वीप करना चाहिए, यहां से यहां तक कुछ एरिया कवर करेगा, थीटा बनेगा। तो अगर ये लाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट? और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो क्लॉकवाइज। तो कह रहे हैं ये एंगल पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? तो पॉजिटिव कब लेते हैं? जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव कब लेंगे? तो यानी अगर ये लाइन यहां से यहां गई तो एंगल क्या बना? पॉजिटिव एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही एंगल ऊपर से नीचे आ रहा होता तो, समझ गए? सिंपल है ना? तो यानी कि हमें अब एंगल भी पता है, व्हाट इज एंगल, हाउ टू ड्रॉ एंगल, और वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब इसके बेसिस पर, हमने ये ऑलरेडी बता दिया, ये रिपीट हो रहा है, इसके बेसिस पर यहां पर हम यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपने ये तो समझ लिया कि एंगल क्या होता है, अब एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट है। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि कैसे परिभाषित यानी डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन एंगल। ठीक है, तो एंगल की जो यूनिट होती है, डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए तुमको? यूनिट। तो यूनिट होती है, इसमें एक यूनिट होती है आपकी डिग्री, और एक यूनिट होती है आपकी रेडियन। तो इसमें जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। और आपकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? डिग्री। अब मैंने एक शब्द यूज किया प्रैक्टिकल। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब प्रयोग करते हैं, लैब में कुछ करते हैं, तो आप किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। लेकिन जब उसको सवाल में सॉल्व करेंगे तो किस में करेंगे? समझ में आ रहा है ना? और इसके बाद अब आपको जब भी डिफाइन करना होगा तो आप न्यूमेरिकल में किस में करेंगे? रेडियन में। तो रेडियन से अगर डिग्री में, अगर क्वेश्चन में डिग्री में आ गया तो क्या मैं सॉल्व नहीं कर सकता? तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा कि कैसे हम एंगल को डिग्री से रेडियन में बनाएंगे और रेडियन से डिग्री में बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो अगर आपका डिग्री से आपको किस में करना है? रेडियन में। तो आप कितने से गुणा करेंगे? और अगर आपको रेडियन से डिग्री में करना है तो कितने से करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करना है। इसके ऊपर एग्जांपल भी करने वाले हैं,
ये समझ में आ गया, यूनिट समझ में आ गई कि इसकी होती है एक ऐसा यूनिट होती है रेडियन और प्रैक्टिकल यूनिट होती है या मेजरमेंट यूनिट होती है दैट इज डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ, व्हाट इज दिस, ये डैश क्यों बना हुआ है, ये सवाल पूछना है ना। तो इसमें एक चीज सीखने को मिला हमें कि जो अगर थीटा 1 डिग्री है बेटा, तो अगर उसको किसी ने कहा कि उसको मिनट के टाइम मतलब टाइम के रेशो में बताओ, टाइम मतलब समझते हो ना, मिनट सेकंड ये सब, तो कहते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। कितना? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो डैश देखो ध्यान से, अगर किसी नंबर के आगे मान लो 23 लिखा है, एक लाइन यानी किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट। ठीक है, इफ मान लो, चलो ये बढ़िया चीज दिखा देते हैं, जैसे मान लो कि जो मैंने एंगल बनाया, एक लाइन ये थी और ये लाइन यहां से मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और यहाँ पे एंगल की जो वैल्यू आई वो मेरी आ रही है 53 डिग्री। और मैंने आगे क्या लिखा, मैंने कहा यार 1 डिग्री से कम एंगल बन रहा है। मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, मैंने कहा 54 डिग्री नहीं है लेकिन 53 डिग्री भी नहीं है, दोनों के बीच में आ गया। अब तो प्रॉब्लम हो गई ना, तो कैसे डिफाइन करूंगा उसको? उसके लिए बनाया गया ये सब कंसेप्ट कि अगर कोई भी एंगल लेस देन 1 डिग्री है और उसको डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 53 डिग्री और 1 डिग्री होता तो 54 लिख देते, और मैंने कह दिया 30 मिनट, यानी 30 मिनट क्या हो गया, हाफ ऑफ दिस 0.5 डिग्री की रिप्रेजेंट करता है वो। तो ये इस तरीके से आप लिखोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब स्मॉलर यूनिट होती है, जैसे मान लो ग्राम, तुम जानते हो ग्राम, आप सब जानते होंगे ग्राम होता है, उसका मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम भी आता है। मिलीग्राम क्या होता है? मिलीग्राम। जैसे मान लो 1 ग्राम है, 1 ग्राम से भी छोटा हो सकता है आपका, दैट इज मिलीग्राम। अभी मैं ये सिखाऊंगा, अभी ये सब मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड जब पढ़ाऊंगा, उसका यूनिट मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं सारे प्रीफिक्स सिखाऊंगा। अभी मैंने बोल दिया, बस ये मान लो कि ये ग्राम क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। अब मैं जाऊं, मैंने कहा कि 1 किलोग्राम, 1 किलो मैंने चीनी ली खरीदी, और तुमने बोला मैंने 1000 ग्राम चीनी खरीदी, तो क्या दोनों क्वांटिटी बदल जाएगी? जितना तुम्हें मिलेगी चीनी उतनी चीनी मुझे मिलेगी, बस तुमने ग्राम में बोला और मैंने किलोग्राम में बोला। तो एक चीज समझाओ जरा मुझे, अगर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन टेल मी, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें जरा सा भी हम लोग दिमाग और कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो मुझे तुम बताओ ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मास को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों आपके द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं, मास को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितना इसकी क्वांटिटी होगी वो तो फिक्स होगी, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो 1 है और यहाँ 1000 है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये यूनिट है वो बड़ी है और यूनिट छोटी है। समझ में आया मैं क्या समझना चाहूँ? वही चीज सोचो, बस सेम चीज कि डिग्री बड़ी यूनिट हो गई और मिनट उससे छोटी हो गई। अब अगर 1 डिग्री से भी कम एंगल बन रहा था, लेकिन मुझे दिखाना तो पड़ेगा ना वो एंगल, तो मैं क्या करूंगा, डिग्री में जितना दिखा सकता हूँ दिखा दिया, जो नहीं दिखा सकता उसको मैंने उससे छोटी यूनिट में दिखा दिया, दैट इज मिनट। और सोचो अगर मिनट से भी छोटी, मतलब मान लो 1 मिनट का जो एंगल है वो भी नहीं बन रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड में दिखाना पड़ेगा। इसीलिए बोला कि अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसमें कितने, 1 डिग्री में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600, क्योंकि 60 into 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब है देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि ऐसा एंगल बन जाए, ऐसा एंगल भी तो बन सकता है। 53 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड। अब मेरी बात ही समझिए। हाँ बेटा बोलिए, आपको डाउट है कोई? मैंने माइक ऑन कर दिया, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, क्या हो गया बेटा? आपका माइक ऑन है? कोई चीज समझ? हाँ बताइए, कौन सा वाला टॉपिक बताइए, रिवाइज करा देंगे हम। ये बताया था मैंने, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। एंगल समझ में आ गया था कि नहीं आपको? ये बताइए एंगल कौन सा वाला पार्ट बताएं, एंटी क्लॉकवाइज बताएं या क्लॉकवाइज बताएं या पूरा बताएं? एंटी क्लॉक, ठीक है, ओके ठीक है बेटा, मैं बंद कर रहा हूं। चलो, तो
थोड़ा सा छूट गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो इसमें मैंने इसके पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके जस्ट पहले मैंने क्या बताया था, एंगल बनाना सिखा दिया था। फिर एंगल में बताया था एंगल कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब मान लो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज क्लॉकवाइज, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब भी कोई जो आपकी लाइन है वो घड़ी की दिशा में मोशन करे, तो घड़ी आपकी कैसे चलती है, इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज, और घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोला गया कि जब भी कोई लाइन, जैसे मैंने सिखाया ना, लाइन एंगल कैसे बनाती है, अगर ये घड़ी की दिशा में चलेगी तो निगेटिव एंगल बनाएगी, यानी कि इस तरीके से मोशन करके कोई एंगल बनाएगी तो वो निगेटिव होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत चलेगी तो जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। बस इतनी सी बात बताई थी मैंने। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, देखो ये एरो बना हुआ है, और जब ये देखो क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात बताई थी बेटा मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं बताने लगा था कि कैसे किसी भी एंगल को परिभाषित करते हैं, यानी लिखेंगे कैसे, वैल्यू को कैसे लिखेंगे। तो मैंने बताया डिग्री में होता है, 2 यूनिट होती है, एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट, एक होती है एसआई यूनिट। तो कहते हैं कि डिग्री में हम उसको मेजर करते हैं, यानी मापते हैं। जब भी कोई मेजरमेंट लेते हो ना आप, वो चांदा लेते हो, चांदा हिंदी में कहते हैं ना, एंगल मेजर करने के लिए आपके पास होता है, चांदा कहते थे हम लोग। अरे इस तरीके से होता है ना, टूल आपने यूज नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं करता कभी, मुझे पता है, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, प्रोटेक्टर। तो आपने ये चांदा नहीं यूज किया, तो चांद की तरह होता है ना, तो चांदा बोलते थे हम लोग। तो बस मैंने इस तरीके से बोल दिया रफली। तो जो यहाँ पर एंगल आपने मेजरमेंट करा, ये हमेशा डिग्री में करा होगा। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि लेकिन फिजिक्स में जब इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी यूनिट यूज करते हैं, रेडियन। और फिर मैंने सिखाया कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री में। तो डिग्री से रेडियन के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, और रेडियन से डिग्री में करने के लिए 180 बटे इतना ही मैंने बच्चे पढ़ाया था, ठीक है। अभी जो मैं सिखा रहा था, मैं सिखा रहा था कि ये रेडियन और डिग्री के सिवाय भी होता है। मैंने कहा कि अगर जो एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री से छोटा है, तब हमको उसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मिनट। तो यहाँ पर 1 डिग्री में कितने होते हैं, कहते हैं 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और अगर 1 मिनट से भी छोटा एंगल है तो उसके लिए क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड के लिए हमने सिंबल क्या यूज करा है, डबल डैश, और मिनट के लिए अभी इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब एक जो आपका कभी भी राइट एंगल होता है तो कितना बनेगा, 90 डिग्री, और उसको रेडियन में करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये मैंने सिखाया, मैंने डिग्री में लिखा और फिर मैंने रेडियन में लिखा, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, इसकी यूनिट क्या है। तो मैंने सेम एंगल को रेडियन डिग्री में लिखा और फिर रेडियन में लिखा, ठीक है। अब सिखाते हैं कि अगर 1 रेडियन में कोई पूछेगा मुझसे कितनी डिग्री होती है, किसी ने मुझसे कहा कि मुझे बताइए 1 रेडियन में कितने डिग्री एंगल होता है, तो दैट इज 57.3 डिग्री। ये 0.3 डिग्री को मैंने क्या करा, मिनट को कन्वर्ट करा, समझ में आया, डेसिमल में बनाया। तो आपको याद करना है ये कि 1 रेडियन में कितने एंगल बनेगा, कितना डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, सारी चीजें आपको करके दिखाएंगे। आज हम लोग एंगल तक ही फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं। और ये जितने लेक्चर मैं पढ़ाता हूँ सब लाइव रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके ऊपर अभी, ठीक है। तो जो भी बात मैं बोलूंगा एज इट इज आपको लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो कभी अगर कुछ छूट पे जाए तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बच्चे ने पूछा वैसे डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास में पूछ सकते हो और रिकॉर्डिंग में तो आपको मिल ही जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं ना। तो मैंने आपसे कह दिया, टेल मी 3 पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा। मैंने कहा कि ये रेडियन में दिया है आपको, अभी पहली बार लिख दिया, अगली बार नहीं लिखूंगा। पहचानना आना चाहिए कि जब भी एंगल में पाई होगा तो वो रेडियन में है, ठीक है। मैंने पूछा कि रेडियन से आपको किस में करना है, डिग्री में। तो कैसे करेंगे, आगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो रेडियन से डिग्री करने के लिए हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आप क्या करेंगे, 3 पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से, है ना। तो ये क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा और 2 9 से क्या होता है 18, है ना। जीरो को भूल जाओ, जीरो तो एज चला जाता है, नंबर को सिर्फ किया जाता है। 3 इंटू 9 इंटू 10, यही तो आएगा। 3 9 का कितना होता है 27, इंटू 10 करेंगे क्या आ जाएगा, समझ में आया। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने किया जिसमें मैंने क्या करा,
आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाया। अब एक रैपिड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके बताओ। π/2 रेडियन है, डिग्री में बताइए। π/4 है, आप मुझे डिग्री में बताइए। बेटा आप चैट में बताएंगे मुझे, लाइव क्लास में जो है, ठीक है। फिर ये आप मुझे बताइए पाई, ठीक, मैंने आसान दिए सारे आपको, देखते हैं आप करते हैं कि नहीं। इसका क्या आएगा, फर्स्ट का 90 आएगा। कैसे, बहुत इजी है, अभी सारे करके दिखाता हूँ, आप बता दो सारे, मैं सुन रहा हूँ। 90 इसका कितना आएगा, इसका 65 आएगा, दिस इज रॉन्ग। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले कैसे गया था, मैंने एंगल में सीधे क्या मल्टीप्लाई करना है, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया, 2 9 18 होता है, ये हो गया 45, हाँ 45 होगा। और सेकंड का आ गया 45, कैसे आया देखो, ठीक है। ये 90 पहले का आंसर आ गया बेटा, देखो ऑनलाइन आप भी देखते रहिए, ठीक है। फिर ये हो गया 180 अपॉन पाई, फिर से पाई कट गया, फिर 4 4 जा 16 और 2 रिमाइंडर आ गया, और 0 था, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया ये 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, पाई है, तो पाई इंटू 180 अपॉन पाई करेंगे तो बचेगा क्या, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम कन्वर्ट करें, कोई भी एंगल ले लेते हैं। चलो 120 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, 120 डिग्री को, डिग्री बोला मैंने, तो डिग्री के लिए कौन सा फॉर्मूला है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करते हैं, देखो 120 इंटू क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी आपको डिग्री से रेडियन में करना है तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है नंबर, तो हमें कुछ नहीं आता। अगर हम बहुत बेसिक करना चाहते हैं तो हम उसे 2 से करेंगे, है ना। तो ये 6 अपॉन नहीं जाएगा, देखो इसको सिंपल कर देते हो। स्टार्टिंग में कोई जल्दी नहीं करना है, आपको अगर आता है तो आप कर चुके होगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो धीमे धीमे करो, फिर 2 से करो, 3 से करो, 2 जा और 3 जा, ये जाएगा 2 पाई बाई 3, यही तो आ रहा है ना। तो 2 पाई बाई 3 हमारा क्या हो गया, 120 डिग्री। अब आपने ये भी सीख लिया कि रेडियन से डिग्री में कैसे करेंगे, और मैंने एक रैंडम एंगल लेकर के डिग्री से रेडियन भी कर लिया, तो हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है हमें कन्वर्जन। तो हम लोग ने एक चीज सीख ली, हाउ टू कन्वर्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन इसके बीच में एक टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताता हूं। जब भी आप एंगल बनाते हो तो एंगल यहां से यहां तक के बीच में एक आर्क भी बनता है। आर्क क्या होता है, कभी केक काटा है आपने, केक में क्या होता है, एक पीस निकाल लेंगे तो रिमेनिंग सर्कुलर ये रह जाता है ना। तो आपको जो मिलता है, जैसे ये केक है, केक में से मैंने ये कोई पोर्शन कट करके निकाल दिया, तो ये रिमेनिंग क्या है, इसको आर्क कहते हैं। ये जो इसकी लेंथ है, किसने कह दिया इसकी लेंथ लंबाई बताओ। अगर आपको रेडियस बता दिया, इसका ये सेंटर है, और कह दिया कि इसकी जो लंबाई है, जब अब मैं ये पेन से अगर बनाऊंगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ, इस पेन को ही मैं घुमाऊंगा ऐसे, घुमा घुमा के लाके यहाँ रोक दूंगा, तो ये कंप्लीट सर्कल बन गया ना। अब मैंने इसमें से एक पीस कट करके निकाल लिया, तो वो पीस क्या रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये क्या है, ये इसी में आकर के फिट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो अगर इसका रेडियस मुझे r पता है और मुझसे किसी ने कह दिया मुझे px की लंबाई बताइए, क्या कहेंगे, px की
लंबाई बताइए और ये एंगल भी आपको थीटा बता देंगे। तो सो क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्क। क्या कहते हैं इसको? तो कहेंगे आर्क लेंथ की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होगा बताओ, कोई वैल्यू बताओ। कहेंगे r इंटू क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा। आपको क्या करना है, रेडियस इंटू थीटा का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा r। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको एक मुझे फॉर्मूला छोटा सा बताना था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट करें। डन, कंप्लीट हो गया ये। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दैट विल बी आवर ट्रिग्नोमेट्रिक। ये नोट कर रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग ने आज क्या कर लिया, आज हम लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया कि जो भी हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो किस पर डिपेंड करता है। चलो छोटा सा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं क्लास को। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूँ। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखाने वाला हूँ, मैं ये सिखाने वाला हूँ। मैंने एक वर्ड अभी बोला, मैंने बोला वर्ड फंक्शन। पूरी फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंक्शन हिंदी में फलन कहते हैं इसको। फंक्शन क्या चीज होती है ना? अच्छा ये बताओ कि हमें किसी चीज से कुछ काम निकालना है ना, कुछ उसका टास्क हमें देना है और वो टास्क किसी चीज पर डिपेंड करेगा, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला है, राइट। जैसे मान लो हमें बहुत बेसिक, इसको भूल जाओ, हम बचपन से जो पढ़ते आए हैं 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है बताइए, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 और क्वेश्चन आता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कहते थे, x की वैल्यू बताइए। लेकिन x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बताइए, सोच के बताइए। हमको ये भी पता है ये तो नंबर है, हमको ये भी पता है, तो ये दोनों तो पता है, तो किसकी वैल्यू पता चलेगी तब जाके x की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा मतलब क्रैक हो गया, y पे डिपेंड करता है। क्या, y पे डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा x किस पे निर्भर करता है, x इज डिपेंडेंट ऑन, बिना y के x को डिफाइन। तो आज मैंने क्या किया पूरी क्लास में, इस बेचारे साइन, ये साइन क्या है, फंक्शन, किस पे डिपेंड करता है। तो हमें थीटा ही नहीं पता होगा तो हम कैसे निकालेंगे साइन कॉस टैन, दुनिया भर की चीजें कैसे निकालेंगे। तो आज की पूरी क्लास इस पे थी, इस थीटा के ऊपर थी। अब इस थीटा कहते क्या है अब मैं बताता हूँ। तो ये y क्या है, तो क्या y डिपेंड करता है x पर? नहीं करता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x कहा गया निकालने को। मेरी बात समझिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक टर्म आया, एक तो फंक्शन आ गया, एक दूसरा होता है वेरिएबल। अब दोनों की इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सीख लेना। मैंने कितनी बार कहा है कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स की भाषा होती है। ये मैं तो मैथ पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये मैथ लग रही है तुम्हारे फिजिक्स में, है ना। तो अब तुम कहोगे नहीं लग रही है सर, मैं दिखाता हूँ तुमको लग रही है। ये फॉर्मूला पढ़ा है बचपन से, पढ़ा है ना हमेशा। तो बिना एक्सीलरेशन और मास की वैल्यू पे तुम फोर्स को डिफाइन कर दोगे क्या? तो दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, वेरिएबल। तुम्हारे नजर में दोनों वेरिएबल, अभी मैं बताता हूं तुमको वेरिएबल कब होंगे कब नहीं होंगे। ये भी हो गया। लेकिन तुम एक चीज बताओ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराते हो तो उसका मास बदलता है क्या? ये पेन का एक मास है, मैं इसको रेस्ट पे रख दूं, ऐसे करके यहाँ पे चिपका दिया, ये पड़ा रहेगा। ये रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे है तो इसका मास बदल जाएगा क्या? अब मैं मोशन कर रहा हूं, उसका मास बदल गया क्या? समझ में आया मुझे समझाने क्या जा रहा हूं? तो मैंने सिखाया तुम्हें जिसकी वैल्यू बदल ना सके वो कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता सर, वो वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो वो क्या है सर, वो कांस्टेंट है। तो क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, वो हम आपको बताएंगे कब नहीं, अभी इतना डिफिकल्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं। अभी मान लें ये कांस्टेंट है, तो अब मुझे फिर से बताओ फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन। अब तुम कहोगे सर मजा नहीं आ रहा है, वैल्यू बताओ। अब फिर से इस पे आ जाओ, x को मान लो f, इसको छुपा लेते हैं। 2 क्या है बेटा, 2 तुम्हारा मास हो गया, मतलब 2 किलो का कोई ऑब्जेक्ट लिया। अब मजा आएगा, समझ में आएगा। अब तुम कहोगे हाँ सर मास कांस्टेंट है। मैंने जैसे वैल्यू दे दी, तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट कितने किलो का है, 2 किलोग्राम का है। अब उसको मैं मोशन कराऊंगा तो एक्सेलरेशन आएगा। यानी अब क्लियर कट बात हो गई, एक ही चीज बदल रही है जो कि क्या है, एक्सेलरेशन। क्योंकि किस पे डिपेंड करती है,
कि मैं किस तरीके से मोशन करूंगा, है ना। तो यानी कि क्लियर कट हो गया ना, ये डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अब बताओ ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, लग रही है मैथ, लग रही नहीं लग रही है। तो तुमने क्या सीखा, फोर्स क्या हुआ, आप बोलो, फोर्स क्या है, फंक्शन, और एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल वो हो गया जिसकी वैल्यू बदल सकती है, और फोर्स वो है जो डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू डिफाइन होगी। जब भी एक्सेलरेशन बदलेगा तो हर बार वो वैल्यू बदल जाएगी। मैं सिखाता हूं कैसे। मान लो कि पहले ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बाद में मोशन करने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मैंने कहा कि बताइए इस समय फोर्स कितना है, इस समय फोर्स कितना, और मैंने मास कितना दे दिया। तो मुझे खुद बताओ, F = 2 × 1, यही तो होगा। एंड सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, F = 2 × अब बोलो फोर्स बदला नहीं बदला, दो वैल्यू में बदल गया कि नहीं बदल गया। यानी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सर कहेंगे फंक्शन सर वो होता है जिसकी वैल्यू किसी और पर निर्भर करे, लेकिन वेरिएबल वो होगा जो किसी पे निर्भर नहीं करता, वो खुद डिसाइड करता है कि दूसरे की वैल्यू कितनी होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसकी वैल्यू कौन डिफाइन करता है, इसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं तो हम खुद वैल्यू पुट करते हैं। समझ में आ रहा है, और जब पुट करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू। तो आज जो पढ़ाई करी हम लोग ने इतनी मेहनत से, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल चाहिए दैट इज एंगल, उसके बारे में सीख लिया। समझ में आया। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें हम साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल, जिसको कजन ब्रदर कहता हूँ, जस्ट उसका उल्टा, देखो 1 उल्टा कर दिया, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।